Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis. So it's a good news as a bad news also. Good news is this कि 2021 के फॉर्म आने वाले हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. बैड न्यूज़ ये है कि इस बार फिर से इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया गया है. लास्ट टाइम काफ़ी प्रॉब्लम थी, एम्प्लीगिलिटी थी बच्चों के उसमें माइंड में कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है. जहाँ तक मुझे उम्मीद थी कि 2019 वाला पैटर्न ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया है. हाँ, इस बार भी 2021 से भी ज़्यादा चेंज किया गया है. आई हैव नो आइडिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट अगेन टुडे जो डिस्कशन है आज का उसी के ऊपर है. वी विल डिस्कस कि क्या क्या पैटर्न चेंज किए गए हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे. पीटीक्यू क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस क्या हैं, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, राइट. सो बिफोर वी स्टार्ट, देखो अभी तक एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2019 का पैटर्न क्या हुआ करता था. इसमें क्या था कि आपको एप्टीट्यूड आता था, मैथ्स आती थी एंड ड्राइंग आती थी. 200 मार्क्स होते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी. सेम चीज़, नेगेटिव मार्किंग तो कंटिन्यू रहा, लेकिन 2020 ड्यू टू कोविड-19 जो पैटर्न था वो चेंज होकर ये वाला आ गया. इसमें क्या करा गया था कि 75 मार्क्स जो क्वेश्चन थे उसमें डाल दिया पीसीएम होगी और लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट होंगे. दैट इज 75 मार्क्स. और जो 125 जो ड्राइंग का पेपर हुआ करता था उसकी जगह चेंज कर दिए गए 3 टाइप क्वेश्चन. पीटीक्यूज एमसीक्यूज. एक क्वेश्चन होगा पीटीक्यू 17 मार्क्स का हुआ करता था, 3 क्वेश्चन होंगे 16 मार्क्स के, और 6 क्वेश्चन होते थे 10 मार्क्स के. तो ये इस बार चेंज कर दिया गया है. इस बार क्या करा है इन्होंने, सारा का सारा पैटर्न चेंज कर दिया गया है. इवन लास्ट टाइम मुझे लग रहा था कि डिटेल बताना चाहिए था उनको, लेकिन कुछ डिटेल बताया ही नहीं है. इस बार तो और भी कम बताया इन्होंने. इसके बारे में बात करेंगे. जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 10 को एग्ज़ाम है और 12 जून को एग्ज़ाम होगा, 10 अप्रैल और 12 जून को एग्ज़ाम होगा. सेशन 1 होगा, और अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो सेशन 2 भी कर सकते हैं, बट इफ़ दे रिक्वायर्ड इट, राइट. तो जो एग्ज़ाम होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा. और यहाँ पर ये बोला गया है कि 125 क्वेश्चंस होंगे, दैट्स इट. 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. उसके बारे में बात करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट एक काम करते हैं, उसको हम खोल लेते हैं पूरा पैटर्न कि क्या चीज़ रहने वाली है. तो लेट्स सी. तो देखो नाटा 2021 का फॉर्म है. इसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, शेड्यूल ऑफ स्कीम्स करनी है, आउटलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे और देखते हैं. तो जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आर्किटेक्ट एक्ट है 1972 का, याद कर लेना. ये क्या काम करता है, ये जो एक्ट है ये आर्किटेक्ट को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए, कि किस तरह से इसे प्रोफेशनल आर्किटेक्ट को कैसे लेकर जाना चाहिए, ये डिस्कस करते हैं. साथ साथ ही आर्किटेक्ट की रजिस्ट्री भी की जाती है. जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे जो मेरा लाइसेंस नंबर है आप सर्च करेंगे तो मेरा नाम वगैरह मिल जाएगा आपको. एजुकेशन क्या होनी चाहिए और जो प्रैक्टिस होती है कैसे करना चाहिए, ठीक है. और यहाँ पर ये चीज़ है, कोई भी अगर आर्किटेक्ट है उसको प्रोफेशन एज आर्किटेक्चर कंटिन्यू करना है. डिग्री होगी अलग चीज़ है, लेकिन उसको एक अपने सीओ के साथ रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं लाइसेंस, ठीक है. और यहाँ पर हम छोड़ सकते हैं कितने कॉलेजेस हैं, यहाँ साफ साफ लिखा गया है देयर आर अबाउट 465 इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटली इम्पार्टिंग आर्किटेक्चरल एजुकेशन इन इंडिया. तो 465 कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है नाटा एग्जामिनेशन से, राइट. बाकी हम बात करते हैं नाटा 2021. तो ये नाटा जो है कौन कराता है, सीओए कराता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर 2006 से करा रहा है. फिर यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर एक बहुत अजीब सी बात की है. उन्होंने बोला है कि जो पेपर आने वाला है नाटा का, देखो मैं जब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको जो चीज़ बताई गई है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँ. यहाँ पर लिखा गया है कि अनलाइक एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाटा इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट. ये जो नाटा का जो एग्जाम है बाकी एग्जाम की तरह नहीं है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है. इसका मतलब क्या है कि चिल्ड्रन की जो इनेट होती है, मतलब जो बचपन से जो ऑटोमेटिकली उसको एबिलिटी मिलती है, उसी के थ्रू पर एग्जाम होता है. उसको ना सिखाया जा सकता है, ना उसको सीखा जा सकता है, और ना ही किसी को इंड्यूस किया जा सकता है. इनका मानना यह है कि कोचिंग सेंटर जो होते हैं अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, बट इट इज़ देयर पर्सपेक्टिव. अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर आप बच्चों को ईजी बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट पैटर्न डिटेल में बताओ, बच्चा तैयारी कर सके. क्योंकि अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि 12th क्लास का जो स्टैंडर्ड का बच्चा है उसको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं, राइट. तो खैर इनका मानना ये है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स के लिए, आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीओए. यहाँ पर बात की जाती है नाटा मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ एप्लीसेंट ऑफ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी. मतलब वो चाहते हैं कि आर्टिफिशियल स्टडी करो, कैसे, असेसमेंट ऑफ कोग्निटिव स्किल्स, आपके जो कोग्निटिव स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, वर्चुअल परसेप्शन होना चाहिए, एस्थेटिक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पता होना चाहिए, और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, आप किसी को सही चीज़ें सोच पा रहे हैं उसके हिसाब से होगा, ठीक है. इसके बारे में सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे. वीडियो काफ़ी लंबी जाने वाली है तो बने रहो. बाकी ये बताया गया है कि 2 बार एग्जाम होगा,
और जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार ही एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपियर फॉर नॉट 2021 फॉर मैक्सिमम 2 टाइम। ठीक है, आप चाहें तो अप्रैल वाले के लिए बोल सकते हैं उनसे, जून वाले के लिए बोल सकते हैं, दोनों में एग्जाम देना चाहो दोनों में दे सकते हैं, पर आप 2 बार से ज़्यादा एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एक सीज़न में कंप्लीट किया जाएगा, और चाहें तो एक और बढ़ा सकते हैं अगर उनको लगता है कि ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई है कि आपको सामाजिक दूरी या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करने होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर बात की जाती है डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चन एंड मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो 125 क्वेश्चंस होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा, यहाँ लिखा गया है सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या होंगे यहाँ पर बोला गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एमएसक्यूज होंगे, पीसीक्यूज होंगे, प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चंस। लास्ट टाइम काफ़ी डिफरेंट नाम, काफ़ी नहीं लेकिन डिफरेंट नाम रखा था, पीटीक्यू रखा था, प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चन। इस बार उन्होंने क्या कर दिया है चेंज, प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन। और यहाँ लिखा गया न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एनएक्यू टाइप्स। इन सबको पूरा डिटेल में डिकोड कर दूंगा पूरा का पूरा कि क्रिस्टल क्लियर। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी क्वेरीज नहीं होंगी कि किस तरह क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, टोटल मिलाकर 125 क्वेश्चन होंगे, और जिनके जो आंसर होंगे आपको 3 घंटे में देने होंगे, मतलब जो 3 आवर्स का होगा टाइम पीरियड होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, जो फॉर्म होंगे सब कुछ इंग्लिश में आपको भरना होगा। यहाँ पर बोला जाता है दी एप्टीट्यूड ऑफ अ कैंडिडेट विल बी असेस्ड यूजिंग सम और ऑल दी फॉलोइंग टेक्निक्स। यहाँ पर आपको ये चीज़ आपकी चेक की जाएंगी। डायग्रामेटिकल रीजनिंग, डायग्राम के थ्रू होगा, इन सबको बताऊंगा अभी। न्यूमेरिकल रीजनिंग के बारे में बात की जाएगी, वर्बल रीजनिंग के बारे में, इन सब के मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आपको एक सैम्पल क्वेश्चन भी देखकर बताऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग होगी, सिचुएशन जजमेंट होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगी। ठीक है, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ बताया नहीं है, बस हल्का सा आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव दे दिया गया है। क्वेश्चन कुड बी आस्क इन वेरियस टॉपिक्स दैट असेस कैंडिडेट ऑन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स दिया गया है, फिजिक्स दिया गया है एंड ज्योमेट्री, लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, टीओडी थ्योरी ऑफ डिजाइन, एस्थेटिक सेंसिटिविटी, कलर थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, lateral thinking and logical reasoning, visual perception and cognition, graphic and imaginary, building anatomy और artificial vocabulary, basic technique of building construction and knowledge of material, जीके एंड करंट अफेयर। यहाँ पर करंट अफेयर डाल दिया गया है डेडिकेटली, इसलिए याद रखना जरूरी है। और यहाँ पर भी लिख दिया गया है कि ये भी नहीं है कि सिर्फ जो हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसी से लिमिटेड रहेंगे, कहीं बाहर से भी पूछ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर कि सर मैथ्स वाली क्या क्राइटेरिया, तो उसके लिए है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो बच्चे 11th-12th में 10+2 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है। जो लोग डिप्लोमा इन्होंने कर रखा है तो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अपेयरिंग जो बच्चे अभी अपेयर हो रहे हैं, जो अभी इनका बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आप पास हो जाए उसमें। ठीक है, कितने मार्क्स चाहिए, नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही हैज़ पास्ड एट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द 10+2 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एट लीस्ट 50%। मतलब क्या है कि आपके ओवरऑल 50% आने चाहिए, साथ साथ एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ एंड ऑल्सो एट लीस्ट 50%। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आप मार्क्स ऐड करो, वो 50% से ऊपर होने चाहिए, और आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो भी 50% मार्क्स आपके आने ही चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी यहाँ दे रखी है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप कुछ बात करना चाहें रिप्लाई मुश्किल ही करते हैं लेकिन कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया कि जो कैंडिडेट हैं वो चाहें तो एक एग्ज़ाम के लिए, जो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है अप्रैल में, दूसरा है जून में, एक के लिए कर सकते हो, दोनों के लिए भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन विंडो ऑफ द सेकंड टेस्ट विल ओपन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपको जो चीज़ तो बेसिक है आप फॉर्म भर ही लेंगे, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई सपोज आप बहुत फॉर्म भर चुके हैं अभी तक तो कर देंगे। इमेज क्या साइज़ होनी चाहिए, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, एक अटैम्प्ट के 2000 रुपये हैं, और अगर दोनों अटैम्प्ट देने हैं 4000 हैं। अगर आप SC ST या पीपल विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ या ट्रांससेक्सुअल कैटेगरीज में आते हैं तो आपको एक अटैम्प्ट के 1500 हैं, दूसरे अटैम्प्ट के दोनों मिलाकर 3000 देने होंगे। ठीक है, जो लोग इंडिया से बाहर हैं, ये साफ साफ लिखा गया है, एप्लीकेशन फी पेबल कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू अपीयर फ्रॉम टेस्ट सेंटर आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ 10,000, आपको 10,000 देने होंगे।
एंड फॉर एनी टेस्ट एंड 2000 रुपीज़, एक टेस्ट के लिए 10,000, दोनों टेस्ट देने तो 20,000 आपको कराने होंगे, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ें तो ठीक है। बाकी आपको बताया गया है कि एडमिट कार्ड की सॉफ्ट कॉपी आपको डाउनलोड करनी है, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के लेके जानी है, आपको वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, एक आईडी प्रूफ भी लेके जाना होगा। फिर यहाँ पर आ गया कि फॉर द MCQs, MSQs, PAQs, NAQs टाइप क्वेश्चन द आंसर एंड देयर वेटेज आर फिक्स्ड बाय द काउंसिल शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। यहाँ पर देखो बहुत, अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगा PTQ होते क्या है, तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर क्लियर कट जवाब नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं एम्प्लीक्यूटी रहती है। आपको लगेगा कि इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि उनको जो लगेगा वही चीज़ मानना होगा, और उनकी जो उन्होंने डिसीजन लिया गया इट इज़ बाइंडिंग एंड इट इज़ फाइनल, ठीक है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें दो चीज़ निकल के आएंगी, एक तो आपके 200 में से मार्क्स आएंगे, सपोज 168 आप करते हैं स्कोर आफ्टर 200, या फिर आएगा आप क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड, दो चीज़ लिखी आएंगी, ठीक है। और जो आपका जो नाटा 2021 का जो स्कोर रहेगा, जो वैलिड रहेगा, वो 2021-22 मतलब इसी साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर टाइम शेड्यूल है, एक बार पढ़ लेना इसको देख के, किस टाइम जाना है। 9 बजे आपको वहाँ पहुँचना है, 9:15 पर गेट खुल जाएगा, 9:45 तक होगा, 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 10 से लेकर 1 बजे तक एग्ज़ाम रहेगा। क्या क्या साथ में लेकर आना है ये सब कुछ मैंने लिख रखा है, हाईलाइट कर दिया है। इसकी PDF भी आप चाहें तो हाईलाइटेड या नेट पर अवेलेबल है, वहाँ देख सकते हैं। बाकी जो मैंने हाईलाइट कर दी है उसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। बाकी इन सब चीज़ों में तो नहीं है। अपेंडिक्स है कि जब फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या चीज़ आएगा, आपका नाम कैसा आना चाहिए, फादर का नाम क्या लगाना है, श्री, मिस्टर, ये सब नहीं लगाने की ज़रूरत है, आपको सिंपल लगाना है। और आई थिंक कि इसमें नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ देख लेना अपने स्टेट के हिसाब से। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ है, दिल्ली के अंदर दिल्ली पूरा भरा जाएगा, और गोवा के अंदर पानाजी है। और मतलब अपने स्टार्ट देख लेना अपने स्टेट के हिसाब से कहाँ पर आपका सेंटर आपको लेना है। जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 6 अप्रैल को जाएगा, 3 दिन पहले आ जाएगा, 3-4 दिन, 10 अप्रैल को एग्ज़ाम है, दूसरे का भी ऐसा है। और जो रिज़ल्ट होगा वो आपको विद इन 7 डेज़ मिल जाएगा, मतलब 14 अप्रैल को रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम ख़त्म होता है। अब लेट डिस्कस अबाउट कि जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। 125 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर का टोटल मार्क्स होंगे, क्लियर। बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको ये बता दूं कि COA ने अभी तक कुछ भी सैम्पल पेपर रिलीज़ नहीं किया है। लास्ट टाइम भी ये सेम स्लाइड मैंने लास्ट वाले से उठाई है, सिर्फ 2020 की जगह 2021 कर दिया है। लास्ट टाइम भी हम लोग मेल करी थी, मैंने भी, बाकी लोगों ने बोला कि सर PTQ होते क्या है तो बता दीजिए। COA ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया, एग्जाम में जाकर सीधा एग्जाम दे दिया। जब पहला अटैम्प्ट हुआ तब जाकर हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ ऐसा है। मैंने जो वीडियो उस टाइम पर बनाई थी, जो लोगों को बताया गया था, काफ़ी हद तक उसका सिमिलर रहा है। तो आई सपोज कि जो मैं इस बार बताने वाला हूँ काफ़ी हद तक वो भी सेम रहने वाला है। अगर आप चाहें पुरानी PTQ की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कम आई बटन आ रहा है, यहाँ पर आप जाकर इसको क्लिक कर सकते हैं। वो भी काफ़ी लंबी वीडियो है, वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी मैंने उस टाइम पीरियड में, उसको आप देख लेना, ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। बाकी जो बेसिक चीज़ें मैं आज भी डिस्कस करूँगा आप लोगों से, ठीक है। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन दे कैन आस्क इन NATA 2021, बट ऑन अवर साइड वी कैन डू प्रैक्टिस सम टाइप ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी हेल्पफुल फॉर अवर स्टूडेंट इन NATA एग्जामिनेशन। हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे हैं, जो हम यूट्यूब चैनल जुड़े हुए हैं या जिन लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा है, उनको एक अपर हैंड मिल जाए। बाकी ये है कि कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट हम खाली नहीं बैठ सकते हैं, तो हमें प्रेडिक्ट करना जरूरी है कि किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम इसको डिकोड करते हैं, एक एक पॉइंट पर करते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होंगे, प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। 4 तरह क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं, जिनके अंदर कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। जो टोटल जो ओवरऑल क्वेश्चन होंगे 125 क्वेश्चन आएंगे, और 3 आंसर इन 180 मिनट्स, 180 मिनट मतलब 3 घंटे में आपको देना है। और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे, क्लियर है। तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ पर जैसे मैंने पहले इक्वेशन बनाई है कि हो सकता है कि 20 क्वेश्चन हो 3 नंबर के दे दें तो आपके 60 नंबर हो जाते हैं। 35 क्वेश्चन आपको दे 2 नंबर के तो 70 हो जाते हैं। 70 क्वेश्चन 1 नंबर के दे दें तो 70 मार्क्स हो जाते हैं। तो आप इनको, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे 20, 35, 70 ये बन जाता है 125, और उनके मार्क्स ऐड करेंगे तो 200 बन जाते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं 13 क्वेश्चन 3 के दे दें, 14 क्वेश्चन 2 नंबर के दे दें, 63 क्वेश्चन 1 के दे दें तो 200 बन जाता है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स 3 नंबर के, तो 75 मार्क्स हो गए। 25 क्वेश्चन 50 नंबर 2 नंबर के, 50 मार्क्स हो गए। 75 क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 75 हो गए आउट ऑफ 200। कोई भी स्कीम कर सकते हैं, कुछ नहीं बताए, और मुझे लगता भी नहीं कि बताने वाले हैं। लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी वेट किया था, जब तक पहला अटैम्प्ट नहीं हो गया था हमें पता ही नहीं चला। मे बी इस बार चेंज हो, देखते हैं। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरह से आएंगे कि कुछ 3 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 1 नंबर का होगा। टोटल जो ओवरऑल क्वेश्चन रहेंगे 125 रहेंगे, और जो मार्क्स रहेंगे टोटल 200 नंबर का रहेगा। क्लियर है? अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब इनको पकड़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, PTQs क्या होते हैं, PCQs क्या होते हैं, या NAQs क्या होते हैं। देखो, पहला होता है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। सिंपल सी चीज़ होती है कि इसके अंदर क्या, सिंगल का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन होता है, ये बताई होती है, और आपको बताया जाता है कि कुछ पूछ लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, A = 2.1, B = 1.4, A × B क्या होता है। तो इसका एक 4-5 ऑप्शन होंगे, यहाँ पर 5 गलत दिए हैं, मतलब तो एग्जाम्पल है, वहाँ पर आपके 4 ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। एक ऑप्शन सही होगा, सपोज यहाँ पर इसको बोलेंगे आंसर बोला जाता है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं जो उनको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर, जो कुछ होते नहीं, बस डाल दिए जाते हैं। एक ऑप्शन ऐसा होता है जो क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, मतलब जैसे 2.94 है 2.96, तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, इसको बोला जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत सारी चॉइस होती है जिसमें आपको एक चूज़ करना होता है। क्लियर है? तो ये तो आपने सिंपल करे ही होंगे, अभी तक JEE का एग्जाम दिया, वहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप। यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन भी होगा और कई सारे ऑप्शंस होंगे। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो पिछला टाइप था उसमें आपको एक चूज़ करना था, यहाँ पर क्या होगा, आपको एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आप क्रेडिट कार्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कौन सा है, मेरे पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, तो मैं 2 पर चूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास भी आ सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा सही ऑप्शन हो सकते हैं, तो यू हैव टू सेलेक्ट 2, 3 और वॉट एवर दे आर आस्किंग। इस तरह क्वेश्चन बोला जाता है मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन। क्लियर है? इनको आर्टिफिशियली कैसे देख सकते हैं, देखो जैसे इमेज आ गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इमेज आ गई, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए ABCDEF। ये बोल सकते हैं कि आप 2 या 3 सेलेक्ट करो, तो आपको जो बेस्ट लगते हैं उसमें चूज़ करने हैं। जैसे क्या यहाँ पर सिमेट्री है, नहीं सिमेट्री तो नहीं है। ब्लैक एंड वाइट, यस ब्लैक एंड वाइट इज देयर। कंट्रास्टिंग एलिमेंट है यहाँ पर, नहीं, सब कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मेरा फोकस कहीं नहीं जा रहा है, नहीं है। रेडियल रिदम, रिदम कहीं देखने को मिला, रेडियल वो भी नहीं। बैलेंस है, वी कैन से बैलेंस है। रिपीटेशन है, यस रिपीटेशन इज देयर, यहाँ पर ये जो पार्ट है पूरा रिपीट होता जा रहा है ये वाला। तो यहाँ पर मुझे देख के लगता है कि रिपीटेशन और ब्लैक एंड वाइट, मैं इनको ज़्यादा चूज़ करता। अगर मैं 2 ऑप्शन आते हैं तो आई विल चूज़ रिपीटेशन ब्लैक एंड वाइट, 3 आते हैं तो बैलेंस भी चूज़ कर सकता था। लेकिन किसी बच्चे ने रेडियल रिदम चूज़ कर दिया है तो उसका बिल्कुल उसको 0 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है, इसको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ चुकी है COA लास्ट ईयर, नाटा में ऐसे क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन इस तरह के मैंने बनाए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए लास्ट ईयर ये वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद की थी, PTQ टाइप क्वेश्चंस की। यहाँ पर मैं डिकोड किया था, फिर उसको लेकर चलते हैं। देखो प्रेफरेंशियल चॉइस जो टाइप क्वेश्चन होते हैं, PCQs जो क्वेश्चंस होते हैं, दिस क्वेश्चंस और दिस टाइप द क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू चेक स्टूडेंट। ये क्यों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके पीछे कोई रीज़न होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, कि एक जो बच्चा है वो सही सोच पा रहा है नहीं सोच पा रहा। क्रिटिकल का मतलब होता है एक रैशनल तरीके से सोचना कि हाँ ये सब चीज़ें इतने % ठीक है, इतने % गलत है, या फिर उसका सही सॉल्यूशन क्या निकलेगा। क्रिटिकल थिंकिंग अपना माइंड को यूज़ करके उसी टाइम पीरियड में। दूसरा आता है एबिलिटी टू जज। आप किसी चीज़ को जज कर पाते हैं कि 2 ऑप्शन है, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा था, इसमें जज तो है, जजमेंट भी तो है कि ये सही है ये गलत है, या फिर ये नहीं है ये एलिमेंट कम है ये थोड़ा एलिमेंट ज़्यादा है। इसको बोला जाता है एबिलिटी टू जज। मेजर एस्थेटिकल अपीयरेंस, कि आपको देखने के हिसाब से कि नहीं इस फोटो के अंदर ये ज़्यादा बैलेंस्ड है, ये यूनिटी ज़्यादा है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यूनिटी किसी में कम हो से ज़्यादा हो सकती है, सबको दिखाऊंगा भी आपको मैं। डिज़ाइन के बारे में पूछा जा सकता है, और बेस्ड ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स, रिदम, हायरार्की, सिमिट्री, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल दी ऑप्शंस आर जनरली राइट। अगर हम देखें तो जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शन दिए होते हैं नॉर्मली सब सही ही होते हैं, कुछ बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही गलत होते हैं, बट नॉर्मली जनरली दे आर ऑल राइट। फिर डिफरेंस क्या है, बट वॉट मैटर्स इज देयर डिग्री, इंटेंसिटी और प्रेफरेंस। जो आपको सेलेक्ट करनी होती है, जो आप अपने मार्किंग करते हैं, चूज़ करते हैं, वो किसके हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन तो सारे ऑप्शन सारे सही हैं,
उनकी डिग्री के हिसाब से, उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से और उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, तब आपको उसके नंबर मिलते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इस चीज़ को। लास्ट स्लाइड है, बिल्कुल लास्ट ईयर वाली। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पहला ऑप्शन हो सकता है, मैंने डाल दिया ए फूड, सेकंड इज़ ऑक्सीजन, थर्ड इज़ शेल्टर एंड फोर्थ इज़ वाटर। अगर हम देखा जाए चार ऑप्शन सही हैं, हम एक के बिना नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये पीटीक्यू में क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे आप? इट इज़ वेरी मच क्लियर कि एक जो ह्यूमन है या कोई भी नॉर्मल लाइफ फॉर्म है वो ऑक्सीजन के बिना ज़्यादा नहीं रह पाएगी, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। सो आई विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू दी ऑक्सीजन। दूसरा मुझे लगता है कि वाटर होगी, तीसरा मुझे लगता है कि फूड होगा, और फोर्थ क्या होगा? चारों चीज़ जरूरी हैं, लेकिन वॉट मैटर्स इज द इंटेंसिटी और द प्रेफरेंस। सो आई विल गिव द मोर प्रेफरेंस टू द ऑक्सीजन। आई क्या, और मतलब मैं और क्या बाकी लोग भी सब इसी को देंगे कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई बंदा बोलेगा कि मैं शेल्टर ज़्यादा जरूरी है। अरे यार, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, फूड नहीं रहेगा, तो क्या करोगे उसका, है ना? अब हम लोग देखते हैं इसको आर्टिफिशियली क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखो, विच ऑप्शन शोज यूनिटी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यूनिटी दिखाता है? हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ऑप्शन में बहुत ज़्यादा यूनिटी दिखाई दे रही है, किसी में बिल्कुल ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें तो बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है, या इसमें नहीं है, या इसमें नहीं है, कहीं ना कहीं है। तो क्या मैटर करता है? उनकी इंटेंसिटी या डिग्री। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो यूनिटी है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आई फील कि यहाँ पर यूनिटी ज़्यादा आ रही है सी के हिसाब से, या फिर मैं बोलूँगा कि ए में भी अच्छी खासी आ रही है, या फिर मैं बी में बोलूँगा या डी में बोलूँगा। तो इसमें आपको देख लेना है यूनिटी के हिसाब से कि कौन सी प्रेफरेंस देनी है। इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था, आपके ऊपर छोड़ा था, आप इसको देख कर बताओ कि किसके हिसाब से, आपके हिसाब से यूनिटी आपको रैंक करना है। यू विल से कि आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा यूनिटी इसमें है, तो पहले बी लिखो कमेंट सेक्शन में, फिर लिखो कि अगर आपको लगता है ए है तो ए लिखो, फिर लगता है डी है तो डी लिखो, फिर लगता है सी है तो सी लिख दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑप्शन शोज अ सिमेट्री। सिमेट्री कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ परसेंट। अगर बोलूँगा इसमें सिमेट्री नहीं है, लेकिन लाइन खींचता हूँ तो भाई ये वाली जो लाइन है ये सिमेट्री तो आ गई है, पर इतनी प्रेवलेंस नहीं है। तो मैं सिमेट्री क्या बोलूँगा कि आई विल गिव मोर प्रेफरेंस टू दिस थिंग। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर ये पूरा सिमेट्रिकल है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट मिसिंग है, तो थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा है। फिर मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सिमेट्रिकल है, यहाँ से खींचूंगा तो ये वाला पार्ट यहाँ मैच हो जाएगा, थोड़ा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ से करूँगा सिमेट्रिकल है। यहाँ पर देखता हूँ, फिर ये वाला भी अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल हो जाता है, यहाँ पर करता हूँ तो बहुत ही कम मिलेगा, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गिव ए, डी, बी, सी। अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है सी यू या फिर जिसने एग्जामिनर ने जो सेट किया उसके हिसाब से क्या है। दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन की लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और था जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन, ये सेम स्लाइड्स मैंने लास्ट ईयर की भी थी, बस थोड़ा उनको फिर से नरेट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जैसा आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा कि जो एक सिटी है, सिटी ए है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख पॉपुलेशन है, और जो सिटी बी की है पॉपुलेशन 50,000 है। वहाँ पर ओवर क्राउडेड है, और आपको ये बताना है कि एक टाउनशिप बनानी है, कहाँ पर लोकेशन सही रहेगी। ऑप्शन ये बोलता है कि इनके सेंटर में बना दीजिए आप, ऑप्शन बी बोलता है ए की तरफ ज़्यादा बनाओ, ऑप्शन सी बोलता है बी की तरफ बनाओ, ऑप्शन डी बोलता है कि ए से बिल्कुल उधर लेके चले जाओ। तो देखो, टाउनशिप तो कहीं बना सकते हैं, लेकिन आप ये सोच कर देखो कि पॉपुलेशन यहाँ पर है सबसे ज़्यादा ए की, बी की पॉपुलेशन थोड़ी कम है, इसकी 50,000 है, इसकी 100,000 है, या 1 लाख है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो टाउनशिप बना रहे हो तो एटलीस्ट उनके रिलेटिव यहाँ रहेंगे। तो मेरे हिसाब से बी की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बी के साथ ज़्यादा, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा, जिससे कि ज़्यादा लोगों को कम दूरी करना पड़े। तो आई विल गिव दी फर्स्ट प्रेफरेंस टू दी बी। तो ये आ गया। फिर मुझे लगता है कि चलो यहाँ पर भी नहीं हो रही तो एटलीस्ट सेंटर में रखो, सो दैट कि बीच में रहे, देन आई विल गिव द ए प्रेफरेंस। फिर मुझे लगता है ठीक है, नहीं कर पा रहे तो बी को थोड़ा उधर रख दो, तो सी हो सकता है। डी सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि डी, ए के जो ये डी ऑप्शन है, ए के पास तो हो गया, लेकिन बी से बहुत ज़्यादा ही चला गया, अलग ही बिल्कुल। अब किसी बंदे को यहाँ पर रहना होगा तो सिटी ए क्रॉस करके बी में जाना पड़ेगा। सो आई विल गिव दी प्रेफरेंस डी एट द लास्ट। तो बी ए सी डी टाइप का क्वेश्चन इस तरह का बना। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? देखो, जैसे इमेज दी गई है, ये पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है, विच एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन आर प्रोमिनेंट हेयर। मेन चीज़ क्या है? सिमेट्री है क्या? नहीं है। स्केल प्रोपोर्शन, यस इट इज़ है। रिदम है क्या? नहीं है। यूनिटी है थोड़ी सी। हायरार्की भी बोल सकते हैं, एसिमेट्रिकल बैलेंस ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर? स्केल एंड प्रोपोर्शंस। तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट आंसर होगा वो स्केल प्रोपोर्शन होगा। अगर मैं उसको 3 मार्क्स दूंगा, जिस बंदे ने सेलेक्ट करा होगा, तो आई विल गिव 3 मार्क्स है।
जिस बंदे ने बोला होगा कि एसिमेट्रिकल बैलेंस तो शायद उसको 2 नंबर दे दूँ मैं। जिस बंदे ने बोला होगा कि हायरार्की रिदम या फिर वो है तो उसको मैं दे दूंगा 1-1 नंबर। जिसने सिमेट्री लगाया होगा 0 नंबर दूंगा, क्योंकि सिमेट्रिकल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीटीक्यू टाइप क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन और भी आपसे कलर थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये पूछ सकते हैं कि आप आर्किटेक्ट हैं, आपको एक स्कूल की पेंट करनी है, कौन सा कलर आप चूज़ करेंगे, ब्लू, वाइट, ब्लैक, रेड। तो यहाँ पर करने हो तो कुछ भी कर सकते हो, बट व्हाट मैटर्स कि आपने पढ़ी है थ्योरी। तो देखो, एक क्लास ये है, दूसरी क्लास ये है, तो कहाँ पर लाइब्रेरी दिखाई दे रही है आपको, दिस क्लास कलरफुल है। तो नॉर्मली इस तरह की बिल्डिंग कौन सा कलर यूज़ करेंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थिंग ब्लू या फिर येलो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होती है इसकी, इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। वो टाइम चला गया है कि हमने बेसिक रोट लर्निंग करी और पढ़ लिया और वहाँ जाके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गए, नहीं आएंगे क्वेश्चन। हर दिन चेंज हो रहा है पैटर्न, अगले साल फिर से चेंज होगा। अब जैसा इनके जो लग रहा है एटीट्यूड, करंट अफेयर ऐड कर दिया गया है, जीके ऐड कर दिया गया है, साफ साफ लिखा है। सो मैं आपसे लास्ट ईयर से बोल रहा हूँ, करंट अफेयर इज़ वेरी मच नेसेसरी, पता होना जरूरी है। इस बार नाटे ने बोल ही दिया कि लिख ही दिया। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि अरेंज फॉलोइंग बिल्डिंग इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो ऑप्शन दे दिया गया, आपसे बोला जाता है कि इसको अरेंज करो। ये ऑप्शन मैंने एक स्लाइड डालना भूल गया, ये आपको नहीं दिखाई देते मान लीजिए। अब आपको क्या होगा, ये तो पता होना चाहिए कि जो एक बिल्डिंग की हाइट मैक्सिमम कितनी है, सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर अपना वल्लभ भाई पटेल जी की है, फिर आईफिल टावर की है और फिर इसकी है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन बनेगा, ए होगा, यस सबसे ज़्यादा है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 182 मीटर हमारे वल्लभ भाई पटेल जी की है और जो आईफिल टावर है 300 मीटर का है। तो ए, सी, बी, डी सही ऑप्शन ये रहेगा। क्या हम बोल सकते हैं पीटीक्यू क्वेश्चन है? नहीं। क्यों? पीटीक्यू के अंदर ये भी चीज़, पहला एक बेसिक एलिमेंट आता है कि आपको ऑप्शन जो हैं एक से ज़्यादा सही होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बनेगा। किसी बच्चे ने अगर इसका लिख दिया ए बी सी डी कर दिया तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फैक्चुअल के ऊपर है। तो हम इसको बोलेंगे पीटीक्यू क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, रैंक बेस्ड क्वेश्चन। कि ये रैंक करना है आपको कि सबसे ऊपर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये। दिस इज नॉट द पीटीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, समझ जाओ फर्क क्या है। ये मैंने प्रेडिक्ट किया था और जो एग्जाम हुआ था कुछ इस तरह का हुआ था। देखो, प्रेफरेंशियल चॉइस क्वेश्चन यहाँ बोला गया, यहाँ पर एक इमेज दे दी गई थी, यहाँ बोला गया था कि ऑप्शन दे दिए गए 10-12 और आपको 4 चूज करने थे अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। मान लीजिए रैंडम में डेप्थ लगा दिया, ऑर्डर लगा दिया, डायरेक्शन लगा दी, इंट्रिकेसी लगा दी। फिर क्या करते थे वे, जो नंबर देते थे वो देखते थे सी है, हाँ तो सी भी है, एफ है, एफ भी है, क्या जी है, जी मिस कर दिया। अकॉर्डिंगली इनके हिसाब से इस जो इमेज है इसके अंदर सी एफ जी जे एल एन, मतलब डेप्थ है, ऑर्डर है, सिमेट्री है, डायरेक्शन है, प्ले ऑफ द बैकग्राउंड फोरग्राउंड है और बैलेंस है। तो जिन बच्चों ने इनको सबसे चूज़ किया होगा, इनमें से चूज़ किया होगा तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिले थे। जिन लोगों ने आधे चूज़ किए थे उनको मिले, जिन लोगों ने कुछ भी चूज़ नहीं किया 0 नंबर मिले थे उनको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीफरेंस। इमेज के अंदर कहीं ना कहीं तो रिपीटेशन, क्या हम बोल सकते हैं रिपीटेशन नहीं है? यस, कहीं ना कहीं तो रिपीटेशन है ही ना। ये लाइन देखो, रिपीट तो हो ही रही है ना, लेकिन ये डोमिनेटिंग नहीं है। तो रिपीटेशन है लेकिन आपको चूज़ करना है प्रेफरेंशियल। मेन चीज़ क्या है आपके हिसाब से, प्रेफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? तो मेरे हिसाब से इसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है, कहते हैं डेप्थ का पूरा वो आ रहा है। ऑर्डर भी है, यस इसके अंदर ये भी चीज़ आती है। और अगर हम बात करें प्ले ऑफ द बैकग्राउंड फोरग्राउंड, ये सब फोरग्राउंड में है और ये पीछे बैकग्राउंड में चला गया। जो डेप्थ होती है, डेप्थ का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, प्ले ऑफ बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पर क्या था, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी इन द गिवन पिक्चर? कितने सारे फेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं इस पूरे पिक्चर में? ऑप्शन वॉज 12, 13, 15, 8। उन नंबर कैसे दिए थे? जिस बच्चे ने 12 मार्क किया था उसको मिले थे 12 मार्क्स। जिस बच्चे ने 13 मार्क किया था उसको 17 मार्क्स मिले थे। जिस बच्चे ने 7 डी मतलब 8 फेस उसमें देख पाया था उसको मिले थे 7 मार्क्स। और जिस बच्चे ने 15 लिखा होगा 0 मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पर होता है प्रेफरेंस टाइप क्वेश्चन इस तरह के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं बचा है। और आपको जो वीडियो और देखनी है, पीटीक्यू से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो लास्ट में मैंने बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। अराउंड 38 या 40 मिनट्स की होगी, टाइम लगा कर देख लो, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मतलब NAQ टाइप क्वेश्चन। क्या होते हैं ये? बहुत सिंपल है कि इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करनी होती है।
जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अलकनंदा वॉक 37 किलोमीटर इन अप्रोक्सीमेटली साउथ वेस्ट। तो 37 किलोमीटर अगर यहाँ से लेते हैं 37, ओ भाई इधर पर आया है अलकनंदा, या भाई ये बहन है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम टू रीच हिज हाउस। सी ओके, तो लड़की हैं। सी वॉक अराउंड 30 किलोमीटर इन दी अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर ये क्या करते हैं, 13 किलोमीटर हैं। एक सेकेंड, ये साउथ वेस्ट, इसको पहले लोकेशन बना लेते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये है कि अलकनंदा वॉक 37 किलोमीटर इन अप्रोक्सीमेटली साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पड़ेगी ये वाली यहाँ पर। तो 37 यहाँ पर चले गए। फिर 30 किलोमीटर यहाँ पर के लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर है। फ्रॉम हर होम टू रीच दिस थिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ लोकेशन दी जाएगी, पहले यहाँ पर गई, फिर यहाँ पर गई, फिर यहाँ पहुँची। अब वो जहाँ से चली थी वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये पूछ सकते हैं डायरेक्शन, या फिर पूछ सकते हैं कि कितने किलोमीटर दूर है या कितने मीटर दूर है। 13 किलोमीटर है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो बताया गया है SP, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है कि डिस्कस करूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ कि ये दिस इज़ मी, मैं 5 किलोमीटर जाता हूँ नॉर्थ की तरफ जाता हूँ, फिर 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला जाता हूँ, तो 5 किलोमीटर ही है। अब हम मुझसे पूछ सकते हैं कि जिस जगह पर आप चले थे A से B पहुँच चुके हो, A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो उसका सिंपल पाइथागोरस निकाल कर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 25 + 36 का, ठीक है, 7 ही आएगा ना इसका। तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग अलग तरीके से। आपको इमेज दे दी जाएगी, ये बोल देंगे कि आप इसमें बताइए काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स। अब क्यूब काउंट करने हैं, तो काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर आ गए, 8 इधर आ जाएंगे। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गया, तो 8 हमारे यहाँ पर आए, 8 और 8 इधर आ गए। 8 इस वाले लेयर में है, 8 इस लेयर में है, जो सेकंड लेयर है, तो उसके अंदर 17 + 17 यहाँ 17 आ जाएंगे, 9 बीच में है और 8 इधर आ गए, है ना 9, मतलब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है देखो, ये एक क्यूब है, तो 8 तो इधर आ गए, 8 इधर आ गए। यहाँ पर क्या है, देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आ गया 8, ऐसे 8 यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर 9/9 का क्यूब है, 3/3 का, तो यहाँ पर क्या होंगे, 3 इधर 3, 9 क्यूब इधर होंगे, 8 + 9 8 + 9, इनको आप ऐड करेंगे तो 59 क्यूब्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इन्हीं को बोला जाता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, NAQS। क्लियर? तो क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो गए हैं। सिलेबस के बारे में बात करें कि सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ज्योमेट्री, लैंग्वेज, ये मैंने बता दिया है, इसको अभी फॉर्म में मैंने बताया था, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। चलो फिर हम बात करते हैं कि द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट विल बी असेस्ड यूजिंग सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। कि जो बच्चों का एग्ज़ाम होगा उसमें ये चेक किया जाएगा कि जो नीचे जो लिख रखे हैं डायग्रामेटिक, न्यूमेरिकल, इनके बारे में क्वेश्चन होगा, इन दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है, ठीक है, टेक्निक्स पूछेंगे। अब बात ये होती है कि ऐसे क्वेश्चन आप बता रहे हो तो एक्सप्लेन तो करो किस तरह क्वेश्चन आएंगे, बच्चों को पता कैसे चलेगा। अगर ये कोई बड़ा भी आर्किटेक्ट भी होगा, उसको समझ में टाइम लग जाएगा। एक 11th-12th क्लास के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी, वो बच्चा पहले इनके बारे में पढ़े कि होता क्या है, या फिर वो प्रिपेयर करे, एटलीस्ट सैम्पल पेपर तो रिलीज़ करो ना बच्चों के लिए। लेकिन चलो अब जो है तो है, मे भी हो सकता है इस साल रिलीज़ कर दें, लास्ट ईयर नहीं करा था, PTQ के बारे में कुछ नहीं बताया था, पूरे एग्ज़ाम हो गया और फिर जब एग्ज़ाम आया था वहाँ पैटर्न पता चला कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछने थे। वो तो अच्छी बात है कि जो हम लोगों ने सोचा था उस जैसे ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं डायग्रामेटिकल रीजनिंग। इसमें क्या है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3 नंबर में, जो मुझे लगता है ये बोल देंगे टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द लॉजिक रीजन यूजिंग डायग्राम एंड सिनेरियोज। ये बोल देंगे कि ये है, ये है, ये है, ये, और इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको बताना है। तो क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि इधर की तरफ देख रहा है, फिर नीचे की तरफ देख रहा है, फिर मे भी इधर की तरफ हो सकता है, फिर ऊपर की तरफ हो सकता है, फिर इधर सीरीज़ बन रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये सही होगा, या ये सही होगा, या ये सही होगा, ठीक है। तो इसको लिमिट कर देते हैं, जो इधर जा रहे हैं वेस्ट की तरफ देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं कि ये क्यूब छोटा है, फिर ये 2 क्यूब आ गए, यहाँ पर 3 क्यूब आ गए, यहाँ पर सॉरी आई थिंक 4 क्यूब होंगे यहाँ पर, यस, यहाँ पर 5 क्यूब्स आ गए, यहाँ पर 6 पूरा भर गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला हो सकता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि तो सिमिलर आ गया, ये एलिमिनेट हो जाता है,
ये भी नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाता, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर ए। इसी को बोला जाता है डायग्रामेटिक रीजनिंग, जहाँ पर डायग्राम देख के आप रीजनिंग करते हो, देखते हो सही ऑप्शन क्या है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करूँ, छोड़ दूँ आपके लिए, बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक ब्लैंक वाइट सर्कल है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 है, तो ये तो क्लियर है 4 ही होंगे। 1 2 3 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4 ये है, 1 2 3 4 यहाँ पर, ये अलग हटा दो, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा हाँ, एक एलिमिनेट हुआ है, तो यहाँ पर है 5 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्शन इधर की तरफ है, फिर इधर की तरफ है, फिर इधर की तरफ है, मतलब ऊपर ऊपर राइट, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर आएगा, तो ये बन सकता है। इधर तो नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक, न्यूमेरिकल रीजनिंग जैसे हमने देखा था, डायग्रामेटिक रीजनिंग मैंने बता दिया। अब देखते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग क्या होता है। टेस्ट मैथमेटिकली एबिलिटी थ्रू सिंपल प्रॉब्लम्स। आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा कि यहाँ बताया गया है कि रेशियो एंड फ्रैक्शंस के ऊपर एक छोटा सा पार्ट है, होने तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, किस तरह के आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ देयर वर 550,000 पीपल एम्प्लॉयड इन ए ब्लैक पोल इन 2021, 2021 में 50,000 लोग एम्प्लॉयड हैं एक सिटी में, ब्लैक पोल में। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड पीपल इन दैट ईयर। तो देखो कहाँ की बात कर रहा है, ब्लैक पोल, तो यहाँ पर है, ये बता रहा है 2021 के अंदर, तो ये वाला हमारा किसी काम का ही नहीं है। यहाँ पर कितना है 5,000, तो आपको बताना है 50,000 जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं और जो 5,000 हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। रेशो क्या बना इसका 10:1। ये क्वेश्चन सही हो गया इसका आपका। तो ये क्या होता है न्यूमेरिकल रीजनिंग। आप जहाँ पर देखो सीओए का कहना बिल्कुल सही है कि ये सब चीज़ें बच्चे क्या बताएंगे, क्योंकि कोचिंग सेंटर जल्दी चेंज ही नहीं कर सकता है, क्या बताएंगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि प्रैक्टिस आप करोगे तब, एक बड़ा प्यारा सा कोट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो लोग पहली बार प्रैक्टिस एग्जाम में करते हैं उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी, वो उतना नहीं हो पाता है। इसलिए जितनी प्रैक्टिस आप घर बैठे करोगे, डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो देखते हैं आगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जैसे ये बोल सकते हैं टेस्ट मैथमेटिकल जो वो चीज़ है कि 2000 स्विस फ्रैंक्स वाज यूज्ड टू परचेज यूएसए डॉलर इन Q2, तो एंड देन सोल्ड इन Q4, मतलब Q2 में खरीदे गए, Q4 में बेच दिए गए, क्या बेचे गए यूएस डॉलर। तो ये वाली आपको चाहिए। हाउ मच विल दी अमाउंट बी वर्थ ऑफ CHF, तो आपको बताना है कैसा करेंगे, वो सिंपल है। इसके लिए 2000 स्विस फ्रैंक्स हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्विस फ्रैंक चलते हैं। ठीक है, तो आपने डॉलर लिए, तो डॉलर की वैल्यू कितनी है 1.08, कितने डॉलर मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या है 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.08, कुछ आएगा, बताऊँ क्या आएगा, देख लेना, अभी मैं कैलकुलेटर खोलूँगा तो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी मेरी। खैर ये आ जाता है, तो आपको इतने डॉलर मिल गए हैं, ये इजिकल टू डॉलर्स। फिर क्या बोल रहे हैं कि Q4 में अपना सेल कर दिए गए, तो इतने डॉलर मिलने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दोगे तो आपको स्विस फ्रैंक्स मिल जाएंगे। तो आपका जो भी आएगा रेशो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, एसेस दी एबिलिटी टू एसेस वर्बल लॉजिक, कि ये कुछ पैराग्राफ पढ़कर कुछ कंडीशन दे रखी होंगी, उनको देखने के बाद क्या आप समझ पाते हो कि व्हाट डू गेटिंग, की इसका कंक्लूजन निकाल पाते हो। इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। जैसे वीडियो पॉज करो, पढ़ लो इसको एक बार, मैं फिर भी पढ़कर बता देता हूँ। इवन दो द मिनिमम एज ऑफ ऑब्टेनिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर एज a substantial increase in car sale over the correspondence year has resulted in staggering rise in fatal car accident। कि जो मिनिमम एज जो देखा गया है, तो मिनिमम एज ऑफ द ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस हैज इंक्रीज, जो मिनिमम एज है उसको बढ़ा दी गई है, लेकिन लोग जो कर रहे हैं ज़्यादा गाड़ी बिकने के चक्कर में इंक्रीज इन कार सेल ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर हैज़ रिजल्टेड इन अ स्टैगरिंग राइज इन अ फैटल कार एक्सीडेंट। और उसकी वजह से क्या होता है, फैटल एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। एज द लेटेस्ट फिगर शोज फैटल कार एक्सीडेंट आर स्पेशली प्रिवेलेंट अमंग यंग ड्राइवर्स। और जो फैटल कार एक्सीडेंट्स हैं, और जो देखा गया है कि ज़्यादातर क्या होता है यंग ड्राइवर्स में देखने को मिला है, जिनके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस होता है। लास्ट विंटर 50% ऑफ टोटल फैटल रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्व ड्राइवर विद अप टू 5 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो अगर हम बात करें कि लास्ट विंटर का जो डेटा है उनके पास, कि उसमें से अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं तो 50 जो एक्सीडेंट हुए हैं
को चेक करा गया ड्राइविंग लाइसेंस के, उनकी 1 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस ही रहा है। एंड एडिशनल 15% वर ड्राइवर हु हैड बिटवीन 6 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर हम 15 की अगर नेक्स्ट 15 देखा जाए तो उनका 6 साल से लेके वॉज बिन बिटवीन 6 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस रहा है। द इंटीरियम फिगर्स ऑफ द करंट ईयर शोज दैट द मैसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन फाइटिंग एक्सीडेंट हैज रिजल्टेड इन सम इम्प्रूवमेंट। और ये देखा गया है कि जो करंट ईयर चल रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट किया होगा कि जैसा हमारी गवर्नमेंट भी करती है सीट बेल्ट पहनो, तो इस तरह काम किया है, तो उससे हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट द ट्रूथ इज दैट द नंबर ऑफ यंगर ड्राइवर इन्वॉल्व इन फैटल एक्सीडेंट इज इंटॉलरेबल हाई। लेकिन बात यही है कि अगर जितने एक्सीडेंट होते हैं, जो लोग जो यंग हैं उनका एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। ये आपको एक बेसिक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, फैटल कार एक्सीडेंट आर मोर प्रिविलेंट अमंग यंग ड्राइवर्स विद 6 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देन ओल्डर ड्राइवर विद सिमिलर एक्सपीरियंस। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये सही है, गलत है, या कुछ कह नहीं सकते हैं? तो आपके हिसाब से क्या लगता है? सोच लिया? मैं बता देता हूँ, हम लोग कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमंग यंग ड्राइवर के बारे में बात की जा रही है, विद 6 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देन ओल्डर ड्राइवर विद सेम एक्सपीरियंस। एज के बारे में बात ही नहीं की गई है यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई है। हो सकता है कि अगर आज की जो जनरेशन है, जैसे मैंने भी काफ़ी जल्दी ड्राइविंग सीख ली थी, तो मुझे करीब 15-20 साल का एक्सपीरियंस रहा हो, 15 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरी एज में अभी सीख रहे हैं, तो एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है, एज मैटर नहीं कर रही है, तो हम लोग कैन नॉट से नहीं कह सकते, कुछ बताया नहीं इसके बारे में, ठीक है। फिर ये हो सकता है द कंसिडरेबल इंक्रीज इन कार सेल इज द रीजन बिहाइंड द शार्प इंक्रीज इन फैटल कार एक्सीडेंट। हाँ, ये चीज़ सही है। क्यों? यहाँ पर बोल रखा है इन द रिसेंट ईयर ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कार सेल ओवर द कोरस्पॉन्डिंग ईयर हैज रिजल्टेड इन ए स्टैगरिंग राइज इन फैटल कार एक्सीडेंट। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। एक और करके देख लेते हैं। द एडवर्टाइजिंग कैंपेन कॉल्ड फाइटिंग एक्सीडेंट हैज फेल्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट। जो एडवर्टाइज किया गया था फाइटिंग एक्सीडेंट के नाम से, उसकी वजह से कि कुछ नंबर कम नहीं हुए हैं, इट्स फेल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द कार। नो, ये फॉल्स है। क्यों? यहाँ पर लिख रखा है हैज़ रिजल्टेड इन सम इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं हुई है। तो हम ये कह रहे हैं फेल टू रिड्यूस तो हुआ है पर उस लेवल का नहीं हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। इन सब चीज़ों को बोला जाता है वर्बल रीजनिंग, ठीक है। फिर आता है इंडक्टिव रीजनिंग। देखो, दो तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव होती है और एक होती है डिडक्टिव। इनमें फर्क क्या है? देखो, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब इसमें लिखा गया टेस्ट द एबिलिटी टू सी पैटर्न्स एंड एनालाइज गिवन डेटा। और किसी पैटर्न को या डेटा को पढ़कर कुछ कंक्लूजन कर पाए बच्चे, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। दो तरह की रीजनिंग होती है साइंटिफिक स्टडी में, इंडक्टिव, डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? आप एक चीज़ मान के चलो, जैसे आपके पास क्या हुआ, कंसिडर बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। आपके पास एक बास्केट है, उसमें आम पड़े हुए हैं बहुत सारे। वी हैव टू चेक हेयर वेदर द मैंगोज आर रो और राइप, वो कच्चे हैं या पक चुके हैं। तो हम क्या तरीका कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट दिस बाय ऑब्जर्विंग द मैंगोज इंडिविजुअली। आपने क्या करा, उस बास्केट में से क्या करा, आपने एक चूज करा। वी पिक अप अ मैंगो फ्रॉम द बास्केट एंड ऑब्जर्व इट। हमने निकाला और उसने देखा कि नहीं ये कच्चा है, रो है, ठीक है, उसको अलग रख दिया। देन वी पिक अप अनदर मैंगो, उस बास्केट से दोबारा मैंगो निकाला, फिर हमने देखा कि ये भी कच्चा है। बेस्ड ऑन दिस मैनी ऑफ अस वुड कंक्लूड दैट ऑल द मैंगोज इन द बास्केट आर रो। तो हम लोग कभी जाते हैं मंडी, सब्जी मार्केट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्ट मतलब छू कर देखते हैं, अच्छा ठीक है ये वाला दे दो, है ना, तो ये सही है या फिर खराब हो चुके हैं। तो नॉर्मली सब लोग ये सोचेंगे ठीक है, हमने कुछ चेक करा और हमें लगा कि सारे कच्चे हैं, तो वी कैन से कि जो मैंगोज हैं बास्केट में और रो हैं। सो हेयर we examined a couple of mangoes in the basket and accordingly arrived to a general conclusion। हमने कुछ को सिलेक्ट करा, देखा, एनालाइज किया और हम एक जनरल कंक्लूजन में निकल कर आ गए कि सारे के सारे लगभग ऐसे ही हैं। We generalize the idea by saying that all the mangoes in the basket are raw. So by observing a specific outcome of experiment, we conclude that observation is generalized form। तो जो observation है वो generalized form की तरफ देखी गई है। This approach of reasoning from specific to general is called inductive reasoning। तो जो ये अप्रोच होती है कि पहले हमने एक टॉपिक को, एक हमने मैंगो पकड़ा, तो मैंगो क्या हुआ, उस मैंगो की स्पेसिफिक हमने रीड करा, स्टडी करी, 2-3 मैंगोज करने के बाद वी कम टू द जनरलाइजेशन कि अच्छा ठीक है, सारे लोग जो सारे मैंगोज हैं वो कच्चे हैं या रो हैं या पके हुए हैं। दैट्स कॉल्ड द इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज लॉजिकली ट्रू। नॉर्मली देखा जाए लॉजिकली तो सही होती है कि हाँ, ये अगर 10 में से आपने 3-4 चेक करे तो ठीक है, लेकिन बट मे नॉट बी रियलिस्टिक ट्रू।
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सच्चाई ऐसी हो सकता है कि आपने 10 में से 3 ही सैंपल ऐसे लिए जो सही थे, बाकी अच्छे ना हो। नॉर्मली क्या होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जब टेस्टिंग की जाती है, गवर्नमेंट के PWD होते हैं, वो लोग भी इसी को फॉलो करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग को। क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए एक ने रोड बनाई है यहाँ पर, सिविल इंजीनियर ने, जो वहाँ का जो जो अथॉरिटी होगी, जो बंदा, जो कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनाई है, जो सिविल इंजीनियर होगा, माई फादर इज सिविल इंजीनियर, तो उनका यही काम होता है। तो वॉट ही डू, वो पूरी रोड बन चुकी है मान लीजिए 5 किलोमीटर की। माई फादर गोज देयर एंड रैंडमली ही सेलेक्ट दिस लोकेशन। उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, इसको आप दिखाइए। तो रैंडमली इसको जो रोड है तोड़ी जाती है, सैंपल चेक किए जाते हैं। एक बार यहाँ से ले लिया, 2 बार लेने के बाद ये देखा जाता है कि हाँ ये रोड फिर भी सही है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसको एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, मैंगो, जैसे एक स्टेटमेंट 1 दे दिया गया कि मैंगो इज ए फ्रूट। आम क्या है, एक फ्रूट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया गया द बॉक्स इज फुल ऑफ फ्रूट, और आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर फ्रूट्स हैं। तो हम बोल सकते हैं द बॉक्स इज फुल ऑफ मैंगोज, की जो बॉक्स है उसके मैंगोज हैं। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ये भी स्पेसिफिक है, लेकिन जनरलाइज क्या है, कंक्लूजन सही नहीं है। स्टेटमेंट है 1 and 2 आर ट्रू बट द कंक्लूजन ड्रो इज अ रॉन्ग, तो इट इज लॉजिकली ट्रू। लॉजिकली तो लग रहा है ना कि हाँ बनना चाहिए, लेकिन रियलिटी में, रियलिस्टिक में नहीं है। इट कैन बी फॉल्स इफ द बास्केट कंटेन्स एनी अदर फ्रूट्स अदर देन मैंगोज। तो भाई मैंगो, जो मैंगो इज अ फ्रूट, फ्रूट तो मैंगो भी हो सकता है, गुआवा भी हो सकता है, लीची भी हो सकती है, तरह तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो दिस कंक्लूजन इज लॉजिकली ट्रू बट नॉट डेफिनेटली ट्रू, मतलब ये रियलिटी में हो सकता है कि देखने में सही लग रहा है पर रियलिटी में नहीं होता है। अब थोड़ा सा आपको लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप और भी पढ़ लेते हैं, डिटेक्टिव रीजनिंग भी पढ़ लेते हैं। डोंट वरी, मैं पूरा का पूरा सब क्लियर कर दूंगा। इसकी जो वीडियो होगी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है डिटेक्टिव रीजनिंग, जनरल आर्ग्यूमेंट टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। आप क्या करते हो, जनरली पहले डिसाइड करते हो ये जनरल है, फिर बाद में बोलते हो एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पहुंचते हो। इसमें क्या होता है, ये लॉजिकली भी सही होते हैं, रियलिस्टिक भी सही होते हैं। जैसे मैंने ये बोल दिया कि अनलाइक इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग इज ऑलवेज ट्रू। डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है वो हमेशा ही सही होती है। जैसे पहले वाला एग्जांपल दिया था वो इंडक्टिव रीजनिंग का था, वो सही नहीं था, लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमेशा सही होता है। कैसे, देखो स्टेटमेंट 1 है ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सारे के सारे जो मैंगोज हैं फ्रूट्स हैं, जनरल स्टेटमेंट है। ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, और सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो सीड्स, उसमें सीड्स पाए जाते हैं। कंक्लूजन क्या निकला कि मैंगो हैव सीड्स, यस, ये स्पेसिफिक कंक्लूजन हो गया। ये गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। हैंस द कंक्लूजन इज बोथ लॉजिकली ट्रू एंड रियलिस्टिकली ट्रू, दोनों चीज सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखो ये मैंने वो डेफिनेशन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द पैटर्न फॉर द सीक्वेंस, यूज द पैटर्न टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन अ सीक्वेंस। 2, 4, 7, 11 दे दिया गया है, कैसा करेंगे। इसमें मैंने 2 ऐड किया है, 4 आ गया। इसमें 3 ऐड किया है, 7 आ गया। इसमें मैंने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, 11 आ गया। तो मैं इसमें 5 ऐड करूँगा, 16 आ जाएगा। फिर मैं 6 ऐड करूँगा तो 22 आ जाएगा। फिर मैं 7 ऐड करूँगा तो 29 आ जाएगा। तो मेरी 3 बन गई है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। ये आपको पैटर्न दे दिया गया 1 2 3। अब सब पूछा जा सकता है कि फोर्थ फिगर क्या आएगी, फोर्थ फिगर में क्या होगा भाई, 1 2 3 4। ये क्या गया द डॉट पैटर्न शोन बिलो, हाउ मेनी डॉट्स, डॉट्स बताने चौथी सीरीज में। तो फोर्थ में क्या होगा 1, ये कुछ इस तरह का आएगा। ये तो बना थोड़ा सा गलत, सही से बनाना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, ये सीरीज दे दी है आपको आर्टिफिशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ये बोल रहे हैं आपको क्या सीक्वेंस क्या पता चला है कि बीच में एक स्क्वायर है और चारों तरफ से ट्रायंगल निकले हुए हैं। यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 3 आ गया। तो उसका मतलब क्या, जो 10th फिगर क्या होगी, 10th होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगा। तो 10 का मतलब क्या है, 10 ट्रायंगुलर निकले होंगे, तो 10 ये आ जाएंगे, 10 ये आ जाएंगे, और ये तो सेम रहने वाले हैं, एक ये 10 20 21 22 22, 10 फिगर में ऐसे होंगे।
ये आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है सिचुएशनल जजमेंट के ऊपर, है ना, ये अगला हम ये पढ़ रहे हैं सिचुएशनल जजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कुछ सिचुएशन दे दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा कि इसके हिसाब से 4-5 ऑप्शन दे दिए गए, कौन सा सही है कौन सा बिल्कुल ख़राब है। इसको बोला जाता है सिचुएशनल जजमेंट। जैसे द सिचुएशन इज presented with 4 or 5 possible responses and you are asked to indicate which is most and which is least effective in your judgment, कि कौन सा सबसे ज़्यादा जरूरी है, मोस्ट फेवरेबल है या सबसे कम इफेक्टिव है, तो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर एक आपको दिया गया है डेटा, आप एक टीम मैनेजर लीडर हैं, यू आर ए टीम लीडर इन कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर, यू जस्ट overheard an employee in your team telling a customer that they were overreacting and that they needed to get psychiatric help. You are not sure what the customer call was about, but now the call has finished and you have a chance to speak to the employee. किसी ने बात करी है और ना कुछ सही से ओवर रिएक्ट कर रहा था, आपको पता चली ये वाली बात, आपके पास अब फ़ोन तो कट चुका है, वो बंदा बात भी नहीं करेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, अपने एम्प्लॉय से बात कर सकते हो। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्या करोगे इसमें? टेल द एम्प्लॉय दैट यू हैव नो ऑप्शन बट टू रिकमेंड देयर डिसमिसल। आप ये उसको अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको बोलेंगे भाई तेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, तो ये पेमेंट ले और जा यहाँ से, नहीं चाहिए यहाँ पर। ये एक ऑप्शन है, लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन। बी देखते हैं, टेल योर एम्प्लॉयज दैट यू विल वर्क विद देम टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ। दूसरा ये हो सकता है आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं है, जो भी रहा हुआ मैं आपके साथ डायरेक्टली 3 महीने काम करेंगे और आपकी जो इम्प्रूवमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये ऑप्शन हो गया। तीसरा हो गया, टेल द एम्प्लॉयज टू डू इट अगेन। फिर आप बोल सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ दोबारा से ट्राई करो। फोर्थ ऑप्शन ये हो सकता है, इग्नोर द एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड होप दे वॉन्ट रिपीट द मिस्टेक बाई ऑन अनदर ओकेजन। चौथा ये हो सकता है कि मान के चल रहे हैं कि ठीक है यार ऐसा होता रहता है, मे बी द नेक्स्ट टाइम ही विल इम्प्रूव दिस थिंग। 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें मोस्ट इफेक्टिव क्या होगा? मेरे हिसाब से आई विल गिव द मोस्ट इफेक्टिव दिस ऑप्शन। उससे क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी समझ में आती है, मुझे समझ में आएगा कि हाँ उस बंदे को भी लगेगा कि चलो मैं आपको देख भी पाऊंगा, 3 मिनट टाइम आपको टाइम भी मिलेगा, कहीं कमियां हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। लीस्ट इफेक्टिव क्या होगा? ये वाला। ये नहीं किसने गलती करी है उसको बोल दूंगी भाई अब जाओ यहाँ से, है ना। तो इसको बोला जाता है सिचुएशनल जजमेंट, टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आर्किटेक्चर में? ये बोला जा सकता है सीक्वेंस से, बताओ क्या है। तो ये ऊपर ऊपर ऊपर, इधर 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 इधर, तो इसका मतलब क्या, नीचे की तरफ जो आएगा या तो ये होगा, तो बी ऑप्शन हो तो गया इसका। बाकी इसको बोला जाता है लॉजिकल रीजनिंग, आप कुछ लॉजिक लगा के रीजनिंग करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? हम लॉजिक रीजनिंग स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस है, ये है, अगला कौन सा आएगा। तो क्लियर है ना कि ब्लू जो है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर एक है, यहाँ थोड़ा मोटा हो गया और मोटा हो गया, यहाँ का है, तो आई विल प्रेफर ए। ठीक है, तो इसको हो गया लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये बैलेंस हो रहा है, मतलब क्या है कि 2 ऑरेंज सर्कल इज इक्वल टू 1 ब्लू स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई, 2 ऑरेंज इज इक्वल टू 2 ऑरेंज तो होंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 2 ब्लू स्क्वायर इज इक्वल टू वाइट सर्कल, तो ये कितना हुआ, क्या बनेगा इसको भाई? ये 2 हैं तो उसका मतलब ये तो 2 ऑरेंज वाले ही जाएंगे, जो ये वाला पार्ट है ये 2 ऑरेंज और हो सकता है, तो देख लो तो कौन सी इक्वेशन सही बनेगी। जो ये वाला पार्ट है ये होगा, और जो ये 2 हैं इसकी जगह 2 ऑरेंज वाले जाएंगे, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको 3 मार्क्स में। ठीक है, और क्वेश्चन देखने हैं, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक आ सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, विल एसेस जनरल नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूटिलाइज नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। आपको नॉलेज दे दी, पता होगा ये काम करना है, कुछ भी है नॉलेज आपको दे पता है, जो बेसिक नॉलेज है उसका एक कंडीशन दे सकते हैं और एक नई सिचुएशन आपको प्रोवाइड करा देंगे और बोल देंगे बताओ यूज़ करके, जैसे यहाँ पर दिया गया है। एब्स्ट्रैक्ट है कि इसमें सीक्वेंस में क्या आएगा, इसके बाद क्या बनेगा, तो सबसे वाली बात है, इधर कोने में है, फिर इस कोने में है, फिर इस कोने में चला गया, इस कोने में चला गया, इस कोने में आएगा, तो इस वाले कोने में आएगा, तो ये अलग हट जाता है, ये अलग हट जाता है, फिर 2 खाली हैं, फिर बीच में आता है, फिर 2 खाली हैं, इसका मतलब बीच में आएगा, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके आ सकती है।
आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, फॉर्म कैसे भरना है, पैटर्न क्या है। अब हम कुछ ही ज़रूरी ऑब्जर्वेशन चेक कर लेते हैं, जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे समझने वाली चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है। पैटर्न चेंज होता है पर सिलेबस सेम कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपके माइंड में एक एम्बिगुलिटी होगी कि यार ये क्या है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जो जानते हैं उनके कमेंट्स भी आएंगे आई होप, और वो बता भी रहे होंगे। एक बच्चे का अच्छा कमेंट आया था मुझे एक जब मैं नाटक डाला था, तो ऐसे ही आप नए बच्चे हैं। अब ये प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़े कैसे हैं, जब हमें स्ट्रेटजी नहीं पता है, पैटर्न कैसा आने वाला है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि चेंज हुआ है ना, सभी के लिए चेंज हुआ है। यू आर नॉट सो स्पेशल, आई एम नॉट सो स्पेशल। तो चेंज इज चेंज फॉर एवरीवन। जो बच्चा इस चेंजिंग सिनेरियो में अच्छा कर पाएगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और जो बच्चे प्रीवियस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ड्राइंग को फॉलो कर रहे हैं, जो इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनका फ़ायदा नहीं होने वाला नाटा में। जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी है उनको फ़ायदा थोड़ा सा मिल सकता है अगर वो प्रैक्टिस ढंग से करें, तो समझ जाएं वे क्या है एलिमेंट्स और ये सब चीज़ें। जो पैटर्न है चेंज हो गया है तो आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं, हम भी स्पेकुलेट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस सेम है। अगर आपने मेहनत की हुई है तो इसके अंदर आपको डरने की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज सभी के लिए हुआ है, किसी को नहीं पता। एंड मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आर्क जेनेसिस पर, आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर हैंड रहेगा, क्योंकि इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, और हम लोग इसकी एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है। तो आपके पास अपर हैंड रहने ही वाला है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस ही सेम, पढ़ाई अच्छी तरीके से करो कि जितना भी आप पढ़ सकते हो। जो बेसिक चीज़ सिलेबस दी गई हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया कि मैथमेटिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, एलिमेंट डिज़ाइन, एस्थेटिक, कलर थ्योरी, इनको पढ़ो समझो और उसके बाद इसको प्रैक्टिकल यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़रूरी लगता है वो मुझे लगता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे वहाँ पर आएगा। बच्चों को जब पता ही नहीं था, एग्जाम में गए पिछली बार पीटीक्यू में, वहाँ देखा तो कुछ और ही निकल के आया, समझ में नहीं आया बच्चों को रिएक्शन क्या करना है। पिछली बार तो और भी ड्रामा हुआ था, उन्होंने बोल दिया घर से एग्ज़ाम दे सकते हो, तो बच्चों की फिर कभी का नेट नहीं चल रहा है, किसी ने पेन ड्राइव लगाया, किसी का कैमरा नहीं चल रहा है, तो बहुत किसी का नेट नहीं चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो, किसी का सबमिट ऑटोमेटिकली हो गया, किसी सबमिट हुआ ही नहीं। तो इस बार उन्होंने ऐसा सिस्टम खत्म कर दिया है कि सेंटर में जाना पड़ेगा, लेकिन दे हैव स्विच टू दी ऑनलाइन। ड्राइंग नहीं है तो इस चीज़ के लिए समझना है आपको। देखो अगर पैटर्न चेंज हो रहा है, एक्चुअली पता है सब कुछ चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होंगी। अगर आप अपना कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हो ना, यू विल बिकम आउटडेटेड। अब मैं कोर्स लॉन्च कर देता हूँ पुराने पैटर्न के ऊपर, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है यार, वो आएगा ही नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो बिल्कुल ही कंटेम्प्रेरी है या ट्रेंड में है। पैटर्न आपको बता दिया गया है, जो बच्चे से मेहनत अच्छा कर लेगा उसके नंबर अच्छे मिल जाएंगे, और जिन लोगों ने थोड़ी सी मेहनत अच्छी कर ली ना उनके पास बहुत ज़्यादा एजेस होती है। ये सब चीज़ें मुझे इतना एक्सपीरियंस है एमसीक्यूज़ का, इतने क्वेश्चंस का, मैं बच्चों को बहुत पढ़ाता भी हूँ, आर्टिस्ट स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, अलग बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुझे एक चीज़ पता है कि जब भी पैटर्न चेंज होता है और पेपर डिफिकल्ट आता है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो बच्चे थोड़ा सा मेहनत अच्छा कर लेते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा टर्न मिलता है, और जो बच्चे चेंज नहीं हो पाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है या फिर उनकी बहुत बेकार हालत हो जाती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर चीज़ है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा फोकस ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है इनके ऊपर, क्योंकि उनको 125 क्वेश्चन बनाने हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे जीके करंट अफेयर के। मैंने आपको बताई थी क्वेश्चन क्या बन रही है, वो शायद 25-25 वाली और 75 वाली बन रही थी। 75 क्वेश्चन देने, पिछली बार कैसे थे, 50 क्वेश्चन थे पिछली बार, उससे पहले भी इतने ही आते थे। इस बार 125 क्वेश्चन, आप सोच भी नहीं सकते। करंट अफेयर, जीके, बिल्डिंग मटेरियल, साफ साफ लिख रखा है, सेंसिटिविटी कितना डालेंगे, बिल्डिंग मटेरियल, एनाटॉमी, बिल्डिंग कैसे काम करती है, वोकेबलरी क्या है, बेसिक टेक्निक, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको नहीं है नहीं कर सकता हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ केमिस्ट्री वर्ड बाई चांस वो डालना भूल गए हैं या बाद में अपडेट करेंगे, पर केमिस्ट्री इज़ मिसिंग हेयर। अब मुझसे ये मत पूछना कि सिलेबस में है या नहीं है, हो सकता है कि वो बताएं थोड़ी देर बाद, 1-2 दिन के अंदर, कि केमिस्ट्री वर्ड भी हम भूल गए थे डालना, वो भी होगा। अगर केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ लास्ट में सब कुछ लिख तो दिया है, पर यहाँ पर ये भी तो लिखा गया है ना, मे नॉट बी लिमिटेड टू दोज आउटलाइन। हो सकता है केमिस्ट्री पूछ लें क्वेश्चन, लेकिन जो मुझे लगता है इसमें तो नहीं है। बाकी देखते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे जो, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको डेडिकेटली नाटक तैयारी करना चाहते हैं विद द करंट लेटेस्ट पैटर्न, ये सब चीज़ों के ऊपर हमारा बैच सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, वी आर वेरी मच कमिटेड। जिन बच्चों से जो भी पेमेंट हो गया है उनको पूरी क्लासेस मिलेंगी, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर मिलेंगी,
हम लोग ट्राई करेंगे कि बिल्कुल जो भी हमारे बेस्ट नॉलेज है, जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको दे दी जाए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है आपको तो टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है हमारे पास। तो सो दैट कि आपको पता चलता रहे कि होने क्या वाला है। ठीक है, हमारी 3 चीज़ें हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ इन चीज़ों के लिए भी, कि नाटक की टेस्ट सीरीज होगी जिसके अंदर हम लोगों ने कम कर दिए हैं। क्यों कम कर दिए हैं? पहले 10 थे, 8 थे पहले, हमने 8 कर दिए हैं, 5 कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि 125 क्वेश्चन होंगे, तो हम क्वालिटी मेंटेन करने के चक्कर में, हम क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो आपके टेस्ट होने वाले हैं, 5 टेस्ट देंगे दोनों अटेम्प्ट से पहले। उसके बाद जो डायग्रामेटिक रीजनिंग है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग है, जीके, करंट अफेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इनके सेक्युलर टेस्ट एज इट इज़ रहेंगे। बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न होने वाला है। MCQs होंगे, MSQs होंगे, PTQs होंगे, PCQs होंगे, NEQs क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन भी चेक किए जाते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये ऐसा तो है नहीं कि आपने नेट पे चेक करा हो डिज़ाइन चंडीगढ़ तो उसका पता ली कॉर्बूजियर। ये क्या है, PTQs क्वेश्चन होते हैं, प्रेफरेंस के ऊपर होता है। यहाँ पर मैटर करता है चेक करने वाला कौन है आपका, क्या वो सच में आर्किटेक्ट है। हमारी जो पूरी टीम है वो आर्किटेक्ट की है, तो हम लोग आर्किटेक्ट्स हैं, हम समझ सकते हैं कि आर्किटेक्चर में चाहिए क्या। ठीक है, और जो बाकी जो होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उनको भी हम लोग ऐड करेंगे सो दैट कि आपको उनका भी एक्यूरेट मिल पाए। जैसे PTQs क्वेश्चन हैं तो लास्ट से पूछ चुके ही हैं, तो उससे मिलते जुलते ही पूछेंगे ना, तो हम उनको भी ऐड करेंगे सो दैट कि आपको पता चलता रहे। ठीक है, ये तो आप टेस्ट सीरीज का मुझे लगता है कि इसको तो वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 30 दिन या 35 दिन के अंदर कोई बंदा जल्दी स्विच कर सकता है। हमारे पूरे के पूरे टेस्ट तैयार थे, कल रात तक पूरे टेस्ट तैयार थे हमारे, कि टेस्ट दे देंगे बच्चों को, हो जाएगा काम। लेकिन हमें पता है कि अगले 7 दिन में टेस्ट कैसे बनाने हैं। बट वी विल गिव यू द बेस्ट टाइप ऑफ द क्वालिटी इन दिस मार्केट। क्रैश कोर्स होने वाले हैं, तो उसके अंदर सैटरडे से क्लासेस स्टार्टेड है। 3 क्लासेस होंगी हिस्ट्री की, प्लान, एलिवेशन। देखो इनको खत्म नहीं किया जा सकता है। पिछली बार भी बोल रहे थे, पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे। लास्ट का पेपर उठाकर देखो नाटक का, तो मिल जाएगा आपको। तो इनको भी हम बेसिक चीज़ बतानी जरूरी है। फिर ये MCQ के ऊपर क्वेश्चन होंगे, इनकी पूरी डेडिकेटेड 6 क्लासेस होंगी। कलर थ्योरी की होंगी, मटेरियल की होंगी, कोड्स की होंगी, प्रोन बिल्डिंग की होंगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की होंगी, जीके की होंगी, करंट अफेयर की होंगी। हो सकता है कि हमारी 20 क्लास की जगह हमारी 25 क्लास चली जाएँ। 20 क्लास तो कम से कम होगी। अगर हमें लगेगा कि 2 क्लास और देनी पड़ेंगी जीके के रिलेटेड, हम लोग वो भी प्रोवाइड कराएंगे। और लाइव क्लासेस होंगी, इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको तब मिलेगी जब आपने क्लास मिस कर दी, आप रिवाइज करना चाहते हैं। हमारी इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, जूम पर क्लास होती है, वेरी सिंपल होगी, वेरी इजी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आ जाता है 15 मिनट पहले, क्लास से पहले, जब भी टाइम पीरियड होगा। क्लास का टाइमिंग क्या होने वाला है? मोस्ट प्रोबेबली 6 to 7 PM होगा, या 7 से 8, 7 to 8 PM होगा इन द इवनिंग, सो दैट कि बच्चे फ्री हो जाएं। और हम लोग एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों के माइंड में कि 12 अप्रैल से पेपर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यस, डेफिनेटली 100% पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा 12 अप्रैल से पहले। दूसरा आता है, तीसरी चीज़ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं प्रिंटिंग मटेरियल। तो ये सब स्टैटिक वाला मैंने बताया था, सिलेबस तो सेम ही रहेगा कितना भी करते रहो। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस करोगे? तो सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है, नोट्स का पता होना ज़रूरी है। आपने देखे मेरे नोट्स किस तरह के हैं, आप चाहें तो इनको करा सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट ये है, तो आप जानते ही हैं हम लोगों ने इनकी जो फ़ी है वो बढ़ा दी है। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि एकदम से पूरा पैटर्न चेंज करना पड़ा है। वी नीड टू वर्क लोड। तो जो बच्चों का पेमेंट हो चुका है उनका सेम रहेगा, जिन लोगों ने 12,000 पेमेंट करे हैं, 15,000 पेमेंट करी, उनका सेम रहेगा। लेकिन अब जो इस वीडियो के बाद जो भी करेंगे, प्लीज़ इनको मुझसे मत बोलना कि कम करने के लिए, अनटिल अनलेस कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है। तो आपको जो कॉम्प्रेशन प्लान रहेगा 15,000 का रहेगा, बाकी जो अलग से लेना चाहो तो उसका अलग अलग अमाउंट है। इसमें से कम नहीं कर पाऊंगा, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट, क्योंकि मैंने इतना सोचा है उसके बाद भी कि हमें सब कुछ चेंज करना है, नए क्वेश्चन बनाने हैं, हो सकता है नए टीचर को हायर करना पड़े विद इन 7 डेज़ के टाइम स्पेन के अंदर। जो भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कोर्स है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में मुझे नहीं लगता है जल्दी आ सकता है, और कोई भी आ रहा होगा तो चेक करें। जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर एटलीस्ट 60 to 70,000 रुपीज़ पे करना होगा, और उनके बाद ही बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर वहाँ कुछ पढ़ाया नहीं गया है। वहाँ पर क्या है, उल्टी सी गाइडेंस दे दी जाती है, मैथमेटिक्स को इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है। अब मैथमेटिक्स को जेई के अंदर आप सोच के देखो, लोग ये बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 400 मार्क्स आपका जो मैथमेटिक्स 100 नंबर की आता है उसको करने की जरूरत ही नहीं है। उनसे बोलो कि ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में कितने नंबर चाहिए होंगे मैं लाने के लिए? एटलीस्ट 270। क्या पॉसिबल है कि आप 300 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और 270 नंबर लेकर जाओ? पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकली नहीं है, वो सब दिखाने के लिए लगते हैं। तो आपकी गाइडेंस खराब होती है, आप पैसे भी वेस्ट करते हो, और आपका चलो पैसे तो फिर भी कमा लोगे, मैं भी कमा लूँगा, आप भी, इन फ्यूचर कमाना ही होता है। द रीज़न इसकी जो आपका जो प्रीसियस अटैम्प्ट है ना, वो खराब चला जाता है, पूरा साल खराब जाता है आपका इन चीज़ों में।
खैर अभी हम वीडियो कंक्लूड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई होगी आई सपोज। तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है कोर्स के लिए, मेल आईडी यहाँ पर है, और इंस्टाग्राम पर तो आप मुझसे ज्वाइन कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन और आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ये मुझे वीडियो करनी तो कैसे कल चाहिए थी, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि मुझे 10 से 12 घंटे लोगों से बात करने में, ये सब पीपीटी बनाने में, समझने में, मैं आपको या आर्क जेनेसिस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से गलत नहीं देता हूँ। मैं जब भी करता हूँ तो पहले उसको स्टडी करता हूँ, उसको रिसर्च करता हूँ, फिर मुझे लगता है कि हाँ अब ये मेरे हिसाब से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन या कंटेंट तैयार हो चुका है, तब मैं पब्लिश करता हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि कुछ आया और वीडियो बना के डाल दी कि फॉर्म निकल के आ गई। वो कुछ नहीं होता है। सिंपल है, डे चाहे आप लेट डालो वीडियो को, लेकिन उसमें कंटेंट होना चाहिए। बच्चे की जितनी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी हो जानी चाहिए। आई होप कि मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी होंगी आपको, और आपको कोई भी चीज़ लगती है तो कमेंट सेक्शन में पूछो जहाँ तक है, और स्टडी करते हैं इन चीज़ों के बारे में। बाकी जिन लोगों ने कोर्स एनरोल कर दिया गया है, सैटरडे से क्लास स्टार्ट होंगी, लेटेस्ट पैटर्न पर होंगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसा कराना है हमारी जिम्मेदारी है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, टाइम से पहले होगा, और आपको जो चीज़ बताई जाएगी आपके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। हम लोग इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन कराएंगे। खैर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।